बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आज है जी मंडे और छुट्टी के बाद हम जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश भी फील करते हैं, अच्छे तरीके से काम को भी प्लान करते हैं और करना भी चाहिए। जब आप प्लान करके सब चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छी हो जाती हैं। खैर, आज की कुछ खबरें पढ़ के मुझे थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी। वो खुशी और गम दोनों एलिमेंट थे। गम किस बात से था? वही हुआ जिसका डर है। एक बार फिर से प्लान किया जा रहा है कि शहर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाए। जिस तरह से केसेस की रेशो बढ़ रही है, ये वक्त की अहम ज़रूरत बनता जा रहा है। फर्स्ट, हम नहीं देख रहे कि लोग बिल्कुल भी ताउन करें। सेकेंडली, आपके लॉकडाउन्स वगैरह उस लेवल के लॉकडाउन्स नहीं हैं कि लोगों पे एक इम्पैक्ट जाए, एक डर जाए कि वाकई उन्होंने SOPs को फॉलो करना है। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ आगे चल के हमने आपके साथ कोविड की अपडेट भी शेयर करनी है। क्या हालात हैं, किस तरह से लोगों के रवैये हैं, वो तो शेयर करेंगे। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर भी मैं आपको बता देती हूँ। शहर लाहौर पोलियो फ्री करार दिया गया है और इस पे तो बहुत ज़्यादा मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि बारहा हमने देखा कैंपेन चलाई जाती थी लेकिन ये एक बड़ा ख्वाब बन के रह गया था। और अब ये किस तरह से हुआ, क्या प्लान चेंज किया गया है, इस पर भी हम ज़रूर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि इसका मतलब ये नहीं है कि शहर पोलियो फ्री हो गया है तो अब आपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा शहर लाहौर को पोलियो फ्री करार दिया गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मतवातर जितनी भी कैंपेन्स चलती रहीं, सैंपल जो थे वो नेगेटिव आते रहे। खैर, ये तो आज की खबरें हैं, इनको आगे चल के हमने डिटेल में डिस्कस करना है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि शहर का मौसम जो है उसकी शिद्दत में अब इजाफा होता जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो आगाज़ कर लेते हैं, पहले सेगमेंट से जान लेते हैं मौसम की कुछ डिटेल्स की जानिब, क्योंकि आपको टेम्परेचर की डिटेल्स जो हैं हम बताते हैं जी। मौसम इस वक्त शहर लाहौर का कैसा है? टेम्परेचर आप देख सकते हैं 29 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। 12 बजे मौसम कैसा रहेगा? सनी होगा वेदर, 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके बाद जी 3 बजे का मौसम 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और शाम 6 बजे का मौसम क्लाउडी वेदर होगा, कंपैरेटिवली 32 डिग्री सेंटीग्रेड बेहतर मौसम रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके बाद जी रात 9 बजे का मौसम आपके सामने है, क्लाउडी वेदर होगा, 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे माह मुबारक की भी आमद है तो बहुत ज़्यादा एहतियात की आप लोगों को ज़रूरत है। जैसा कि हमने लास्ट शो भी किया था कि डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल हो जाते हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है उसको आप इसी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। इसके साथ साथ शहर की कुछ सूरत हाल हमने डिस्कस करनी है। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर हमारे पास है जी, मुकम्मल लॉकडाउन का प्लान तैयार, कारोबार पहले ही तबाह, हुकूमत बाज रहे, ताजिरों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमिश्नर लाहौर की कोशिशें कामयाब, 2016 के बाद तमाम ड्रेन्स पोलियो वायरस से पाक। कोई भूखा ना सोए, मोबाइल लंगर प्रोग्राम का आगाज। कई इलाकों में रमजान बाजार गैर फॉल, चीनी के स्टॉल्स खाली, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रश। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की इन खबरों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर डॉक्टर अकमल सुमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुमरू साहब, पहली खबर की तरफ तो हम बढ़ेंगे। कोविड की जो अपडेट्स हैं वो भी मैंने अपने नाजरीन के साथ शेयर करनी है। एक ही दिन में 29 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 1408 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों में जब आप ये सुनना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ के वालिद साहब की डेथ हो गई है, फ़लाँ के, उस इंतहाई आपको अफसोस भी होता है, परेशानी भी होती है जब आप लोगों के रवैये देखते हैं और इस तरह से देखते हैं कि ज़िंदगियों का खात्मा हो रहा है, लोग गैर संजीदा हैं। क्या कहना चाहेंगे सुमरू साहब? देखिए, ये मामला जब से थर्ड वेव शुरू हुई है उस वक्त से गुज़िश्ता कमोबेश 4 महीनों से हुकूमत जो है वो बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि शहरी ज़िम्मेदारी का सबूत दें और कोरोना के जो ज़ाब्ते जारी किए गए हैं उन ज़ाब्तों पर अमल दरामद करें। और उसमें बुनियादी नोयत की 2-3 चीज़ें हैं कि आपने मास्क पहनना है, ये बहुत रिपीटेडली कहा जा रहा है, और इसके साथ अगर आप मेल मिलाप है तो उसको आप
समाजी फासले की पॉलिसी को इख्तियार करेंगे, वो मेल मिलाप को महदूद करेंगे। तो हमें शहरी, हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मार्केट्स के अंदर भी, पब्लिक प्लेसेस पर भी हमें शहरी इन SOPs पर अमल दरामद करते नजर और नहीं सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल शहर की मार्केटों की, बाजारों और की है। इस पर, इसको काबू में रखने के लिए पुलिस की जानिब से बड़ा क्रैकडाउन भी किया गया। हत्ता के जो बाइक चलाने वाले लोग थे उनके चालान करना शुरू हो गए, और अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उन्होंने मतलब मुझे साइकी समझ नहीं आ रही है इंतजामिया की भी, गवर्नमेंट की भी। आपने एक तरफ इम्पैक्ट दे दिया, धड़ाधड़ लोगों के चालान करके आपने मास्क पहने, आपके लॉकडाउन वाले एरियाज पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, असल में बुनियादी बात यह है कि जब तक शहरियों को हुकूमत एतमाद नहीं देगी उस वक्त तक इसी तरह होता रहेगा। अब शहरियों को हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा, इंतजामिया पर एतमाद नहीं रहा, और जब एतमाद खत्म हो जाता है तो फिर हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से जो भी पॉलिसी जारी की जाती है, जो भी ऐलानात किए जाते हैं, शहरी उसको ज़्यादा संजीदा नहीं लेते। और हमारे पास ये अमली मुजाहरा है, ये अमली हमारे पास नताइज हैं। अगर रियासत जो है कानून को मज़ीद सख्त करती है तो उसके नताइज भी देख लिए आपने। अगर इससे भी ज़्यादा सख्त आपने कहा करती है, रियासत कानून को सख्त करती है, आपने कहा मास्क नहीं पहना जाएगा, जुर्माने होंगे, फाइन होंगे, आपने पुलिस को, आपने सिटी ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव कर दिया, लोगों में खौफ, मैंने गाड़ियों में लोगों को मास्क पहने हुए देखा है। दूसरी तरफ आपका संजीदगी का आलम यह है कि आपके लॉकडाउन वाले एरियाज में चले जाएं और वहां आप देख लें कि आराम से लोगों की नकलो हरकत जारी है। वजह वही बता रहा हूँ ना। देखिए, बुनियादी वजह यह है कि जब शहरियों का हुकूमत पर अदम एतमाद हो जाए तो वो हुकूमत की किसी भी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करने को तैयार नहीं होते, चाहे उनकी अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लग जाए। और हमारे पास ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, और हम ये सुबह शाम रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये देखते हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या कोई भी जगह हो। तो उसकी बुनियादी वजह ये। अब रियासत को क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि अवाम के अंदर, शहरियों के अंदर एतमाद पैदा करें। अच्छा, रियासत की आपने बात क्या की? उनको बताएं कि हम आपके खैर खां हैं, हम आपकी जिंदगी का, देखिए, महज खौफ मुसल्लत करने से कभी भी रियासत ने अब जो स्टेप उठाया, जो इकदाम उठाया है, वो ये है जिसका बार बार कहा जा रहा था कि अगर आपने एहतियात ना की तो मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है, जिसका प्लान भी अब तैयार कर लिया गया है। माह मुबारक की आमद है, और मुझे फिर पिछला साल एक दफा फिर से याद आ गया है कि जब रमजान में आपने सब कुछ बंद कर दिया, फिर ईद के पास एकदम आपने सब कुछ ओपन कर दिया, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ईद शॉपिंग की वजह से बाहर निकल आई, तो हालात एक दफा फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए थे। खैर, अब ये जो मुकम्मल लॉकडाउन का प्लान तैयार किया गया है, ताजिर इस पर जो है वो सरापा एहतजाज है। आई डोंट नो, ये ताजिरों की समझ से बाहर है सूरत हाल। एक तो लॉकडाउन की मुखालिफत बार बार ये करते हैं सोमरू साहब, फिर ये SOPs को भी फॉलो कराने के पाबंद नहीं है। हर मार्केट में, अब हर मार्केट का एक सदर है, एक अंजुमन पूरी बनी होती है। क्या ये बहुत बड़ा टास्क है ताजिरों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ख़ास तौर पर जो कल इजलास हुआ है, उस इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सेहत ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की, और ये इंसदाद कोरोना का ये इजलास था। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि शहर का और मुख्तलिफ अजला जो इस वक्त रेड जोन में आ रहे हैं उनके हवाले से कोई नई पॉलिसी मुरतब की जाए। तो इस इजलास में एक असूली फ़ैसला किया गया कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराए, फैसले का इख्तियार जो है वो हतमी तौर पर NCOC के पास है, तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ये फैसला करेगी। अब ये तजावीज़ 2 हफ्ते की लॉकडाउन की उस कमेटी की जानिब से जो कल इजलास हुआ है वो NCOC को अरसाल की जा रही है, और ये तजवीज़ है कि 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए और शहर को बंद कर दिया जाए, मार्केट्स बंद कर दी जाए। अगर आप कोरोना का फैलाव उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके केसेस में कमी लाना चाहते हैं। अब ये फैसला NCOC करेगा, ये तो अब एक अलग बात है। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से चंद रोज़ पहले जब वो पब्लिक से बातचीत कर रहे थे, जब वो पब्लिक के टेलीफोन ले रहे थे, उस पर उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए नहीं करेंगे कि बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों के मुआशी मसाइल में इजाफा होता है, अब हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब ये तो है वजीर आजम का जाती हैसियत में एक फैसला या एक असूली मौका, लेकिन जो कमेटी है, जो हुकूमती ढांचा है, जो कैबिनेट है, जिसको आपने इख्तियारात सौंपे हुए हैं फैसले करने के लिए, फैसला तो उन्होंने करना है। आपकी तजवीज़ है, आपकी राय है, ठीक है। अब ताजिर बरादरी क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? देखिए,
पाकिस्तान का जो पूरा इकोनॉमिक सर्कल है वो गुज़िश्ता 1 बरस से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उसकी तबाही की बुनियादी वजह ये है कि मार्केट्स प्रॉपर इतनी फिक्र है तो सुमरू साहब आप फिर इंश्योर करा दें कि आपकी मार्केट में। देखिए बात तो सुन लेना पहले। अच्छा, वो जो मुआशी ढांचा तबाह हुआ उसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा हुआ, लोगों के घरों के अंदर मसाइल पैदा हुए, ठीक है, और ना सिर्फ यही हुआ बल्कि उसका पूरा इक्तिसादियात के ऊपर उसका मनफी असर आया। अब जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि वो इम्प्लीमेंट कराएं, देखिए जो अंजुमन है ताजरों की हर बाजार की सतह पर, मार्केटों की सतह पर, वो कभी भी अपने पेटी भाइयों को जाके जदोकोब नहीं कर सकते। ये जदोकोब करना या उसको इम्प्लीमेंट कराना ये ज़िला इंतज़ामिया का काम है, ये हुकूमती मशीनरी का काम है कि वो इन SOPs के इतलाक़ के लिए क्या इकदाम उठा रही है। देखिए अब क्या मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि आपने एक SOP जारी कर दिया कि शहरी जो है वो मास्क पहने और मास्क के बगैर मत घूमें, और दुकानों को ये आपने इंस्ट्रक्शन जारी की कि वो सैनिटाइजर रखें। अब अगर दुकान के ऊपर कोई खरीदार जाता है वो मास्क नहीं लगाता, तो पहली वेव में तो ये था कि लोग उसको सामान नहीं देते थे, अब ऐसा नहीं है। नंबर 1 उस पर हुकूमत क्या कर रही है। नंबर 2, अगर उस शॉप वाले के पास सैनिटाइजर मौजूद नहीं है, जो हुकूमती SOP है ना, हम हुकूमती SOPs की बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? तो अंजुमन ताजरान तो उस पर कार्रवाई नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि अंजुमन ताजरान के पास कानूनी इख्तियार भी नहीं है। हाँ, इखलाकी जवाब जरूर रखती है अंजुमन, इखलाकी तौर पर दबाव डाल सकती है। आप अपने पूरे बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी आपने मार्केट नहीं बंद होने देनी, तो फिर आप ये इंश्योर करा देना, इतनी मुश्किल काम नहीं है ये। नहीं, ये मुश्किल है। हाल रोड पर अगर आप जाएं तो हाल रोड पर जितनी दुकानें हैं और जितना कस्टमर है, ये कैसे मुमकिन है कि एक सदर जो है तो वो अपनी दुकान छोड़कर, नहीं है तो फिर ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं ये उस पॉइंट ऑफ व्यू पर नामुमकिन कह रहा हूं, या मुमकिन नहीं हो सकता जहां पर आप कह रही हैं कि अंजुमन ताजरान कर सकती है। देखिए अंजुमन ताजरान के पास कानूनी इख्तियार नहीं है, कानूनी इख्तियार जो है वो इंतजामिया के पास है। ये कर दे, ये चेक एंड बैलेंस रख ले कि अगर किसी दुकान पर रखना है, ये चेक आपकी मार्केट का सदर ये इंश्योर करा दे कि किसी भी दुकान पर अगर SOPs की पाबंदी नहीं होगी हम उसको बंद करा देंगे। सर्कुलर जारी कर सकता है मार्केट का सदर। मार्केट के सदर के पास एक कानूनी इख्तियार नहीं है किसी की दुकान बंद कराए, कोई कानून उसको इजाजत नहीं देता, ठीक है। कानून किसको इजाजत देता है? इंतजामिया को इजाजत देता है। इंतजामिया कौन है? उस इलाके का, उस तहसील की। साहब ये है, मार्केट का सदर रिप्रेजेंटेटिव तो बनता ना पूरी मार्केट का कि मैंने अपनी मार्केट नहीं बंद होने देनी। उसके साथ उसको सदर से हम ये जरूर कह सकते हैं, ये मुतालबा जरूर उठा सकते हैं कि सदर इंतजामिया को कहे कि हमारी मार्केट में ये इश्यूज हैं, आप इनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप जो है वो वर्कफोर्स फराहम करें, आप ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। लेकिन इसमें देखिए आम तरीन बात, कभी भी ताजिर बरादरी या कोई भी शख्स जो कारोबार करता है, हम क्योंकि करते हैं मुलाजमत, कारोबार करने वाले का नुक्ता नजर सोचने का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसकी सरमायाकारी होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसको अपनी सेल होती है, उसके नीचे लेबर होती है, उस लेबर को पैसे देने होते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे लेबर फारिग हो जाएगी। देखिए अगर ये मुकम्मल, अच्छा एक सेकंड, ये अब ये सिर्फ मार्केट की बात तो नहीं है। अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता है तो शहरों की फैक्ट्रियां बंद होंगी। जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो बेरोजगार कौन होगा? वो आदमी जो दिहाड़ी पे काम करता है। इस तरह केसेस बढ़ते जाएंगे सुमरू साहब, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन नहीं है ना। देखिए मुकम्मल लॉकडाउन कैसे कर सकते हैं हम? मुकम्मल लॉकडाउन करके आप लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, मुकम्मल लॉकडाउन करके आप लोगों के मुंह से निवाला छीनना चाहते हैं। समझ जाएं कि इन्होंने SOPs तो ये रियासत का काम है ना कि रियासत उनको समझाए। देखिए किस शख्स की गफलत का खुमियाजा पूरी कौम को रियासत का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, फिर रियासत कितनी संजीदा है वो भी जान लीजिए। एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की सहूलत खत्म हो गई है और कार्रवाई हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म तक, ये रियासत की संजीदगी। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि रियासत का काम है। आप किसी एक शख्स की, एक सेक्रेटरी की, एक DCO की, एक फर्द की, एक इंतजामी ऑफिसर की या एक मार्केट के अंदर चंद लोगों की गफलत का खुमियाजा पूरी कौम को तो नहीं भुगतना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये रियासत और इंतजामी मशीनरी की जिम्मेदारी है। फिर मैं ये कहूं कि रियासत संजीदा नहीं है तो बिल्कुल ये रियासत की फिर रियासत जो है वो महज उसका काम ये नहीं है किसी वजीर का, किसी मुशीर का, किसी ऑफिसर का कि वो टीवी पे बैठ के अखबारात के लिए और टीवी के लिए एक स्टेटमेंट जारी करे। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, कैपिटल रिसोर्सेज भी हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करना और हम मुकम्मल तौर पर शटडाउन कर दें, तो उनका क्या कसूर है जो अमल दरामद कर रहे हैं? अब ये रियासत की संजीदगी का आलम भी आपके सामने है, अवाम की संजीदगी का भी आलम आपके सामने है। जब हम मीडिया टॉक्स
देखते हैं, जब भी देखते हैं सेक्रेटरी सेहत साहब या फिर इसके साथ साथ यास्मीन राशि साहिबा या फिर हुकूमती कोई भी ओहदेदार आता है तो जी आपको हालात बता देते हैं, हम भारत से बेहतर हैं, हम फलां मुल्क से बेहतर हैं, हम फलां मुल्क से बेहतर है, यहाँ पर कोरोना की सूरत हाल। ये अल्लाह ताला का कोई खास करम है, मैं ज़रूर ये जिक्र करना चाहूँगी। अदरवाइज ना तो अवाम संजीदा है, ना तो हुकूमती इकदाम उस तरह से हमें संजीदा नजर आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का कोई करम है। इस खबर को हम वाइंड अप करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर में पोलियो कैंपेन के क्या नताइज निकले आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। खबर ये है जी, शहर लाहौर की जो पोलियो के नमूने लिए गए हैं वो पहली दफ़ा 2016 के बाद ये हुआ है जी। तमाम ड्रेन्स में पोलियो वायरस से पाक तमाम ड्रेन्स पाई गई हैं। कमिश्नर लाहौर की कोशिशें रंग ले आई हैं। सुमरू साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पोलियो कैंपेन जब भी शुरू होती है या हर साल वक्तन फ़वक्तन जो है पोलियो को टेस्ट करने के लिए, उसके वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इन्होंने स्टेशंस बनाए हैं, 5 स्टेशंस हैं शहर के अंदर, जहाँ से नमूने लिए जाते हैं, फिर वो लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि क्या यहाँ पर पानी में, इस इलाके में पोलियो वायरस मौजूद है या नहीं। सीवरेज से ये सैंपल लिए जाते हैं। इसमें ये 5 ड्रेन्स हैं बुनियादी तौर पर, जिसमें गुलशन रावी ड्रेन है, आउटफॉल पंप स्टेशन है और आउटफॉल पंप स्टेशन। यहाँ पर जो है आप ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और ये गुज़िश्ता 5 बरस में पहली दफ़ा ऐसा दोबारा हुआ है कि इन 5 जगह से जो सैंपल के नताइज आए हैं वो नेगेटिव हैं, यानी कि पोलियो वायरस के मौजूद होने की तस्दीक नहीं हो सकी। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद रोक दिया जाएगा काम, दोबारा सैंपल्स नहीं लिए जाएंगे, 3 महीने बाद दोबारा सैंपल्स लिए जाएंगे, फिर आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ वायरस मौजूद है या नहीं, क्योंकि पानी के ज़रिए से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यकीनन ये किसी हद तक हमें इत्मीनान होना चाहिए कि वायरस मौजूद नहीं है। आपने ये बहुत अच्छा कहा, किसी हद तक इत्मीनान होना चाहिए, लेकिन हमें इस पर जो है वो मुकम्मल एतमाद और वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजह ये इस नतीजे की बुनियाद पर ना तो हम कैंपेन रोक सकते हैं, ना पोलियो ड्रॉप मैं यही पूछने वाली थी ना कि इसका तरीकाकार क्या होता है कि अब हमने देखा कि शहर पोलियो फ्री हो गया, तो अब आगे क्या फर्दर कैंपेन्स की जरूरत है? पोलियो फ्री की टर्म हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब हम ये कहें कि गुज़िश्ता 10 बरस से कोई केस नहीं आया। ये होता है पोलियो फ्री। पोलियो फ्री का मतलब ये नहीं है कि वायरस आइडेंटिफाई नहीं हुआ, पोलियो फ्री हो गया। पोलियो वायरस मौजूद नहीं है। पोलियो फ्री तो उस वक्त है कि जब आपके पास केसेस ही रिपोर्ट नहीं हो रहे, जब आपके पास पोलियो के केसेस आ ही नहीं रहे, तब आप कह सकते हैं जी लाहौर जो है वो पोलियो फ्री सिटी हो गया। बहरहाल इसके लिए इंतज़ामिया को और डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया है उनको मज़ीद इक़दाम करने चाहिए, और जब वो दोबारा सैंपल्स लेंगे उसको भी, उसके नताइज अगर इससे मुख्तलिफ आते हैं तो फिर उनको ये जायज़ा लेना चाहिए ज़रूर कि आखिर पहले ऐसा क्या हमने किया था कि जिसकी वजह से वायरस जो है वो ख़त्म हुआ, उसकी मौजूदगी नहीं आई, और अब हमसे क्या गफलत हुई है कि दोबारा से वायरस जो है वो आ गया है, वो पानी के अंदर वायरस की तस्दीक हुई है। तो मेरे ख्याल में इस स्ट्रेटजी के तहत हम पोलियो से किसी हद तक जो है उस पर काबू मजीद पा सकते हैं, क्योंकि ये आलमी सतह पर जो है वो पाकिस्तान और लाहौर जैसा शहर जो है इसको ये चैलेंज दरपेश है कि इसको आज के इस जदीद दौर में भी पोलियो फ्री नहीं बनाया जा सका। और अब वायरस की तस्दीक ना होना किसी हद तक है, लेकिन हमें इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि अब हम अच्छा, इसका क्या प्रॉपर तरीकेकार? आपने कहा गुमान में नहीं रहना चाहिए, अब क्या टाइम टू टाइम आपको दोबारा इस सैंपल को चेक करना है या कैंपेन दोबारा से? रुक नहीं सकते। देखिए, दो पोर्शन है इसके। पहला ये है कि आपने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने, पोलियो के कतरे पिलाने हैं हर बच्चे को जिसकी उम्र 5 बरस से कम है, 5 बरस की उम्र तक, वो तो आप छोड़ नहीं सकते। उस कैंपेन को तो आपने हर सूरत जो है वो जारी रखना है। नंबर 2 ये है कि जो पोलियो वायरस की जो तस्दीक जिस पंप स्टेशन पे, जिस ड्रेन पे होती है और जहाँ पर नहीं हो रही, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि पहले था और अब नहीं है, इस पर साइंटिफिक एविडेंस क्या है और साइंटिफिक तौर पर हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है कि हमने उस वायरस को जो है वो कंट्रोल करना है कि वो ना फैले। देखिए, वजह क्या है, वायरस मौजूद होगा तो वो किसी बच्चे को इन्फेक्ट करेगा ना, बिल्कुल। अगर वायरस मौजूद नहीं होगा तो बच्चे को इन्फेक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं हो सकेगा। अब जो हम ड्रॉप्स पिलाते हैं, जो कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को पोलियो के, वो इसलिए हैं कि खुदा न खास्ता अगर पोलियो का वायरस किसी बच्चे के ऊपर अटैक करता है तो उसके अंदर जो है वो कुव्वत मदाफत और अंदर जो है वो रेजिस्टेंस सिस्टम डेवलप हो चुका होता है उन कतरों के जरिए से कि वो उस पर असर नहीं होता। सही। लेकिन ये हम इसलिए करते हैं फॉर सेफ्टी मेजरमेंट्स कि कोई बच्चा जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो उसका शिकार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुमरू साहब, आगे बढ़ते हैं। इस टाइम कमिश्नर लाहौर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच कैप्टन उस्मान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया जी, आई एम फाइन, आप करिए से।
सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूंगी। 2016 के बाद तमाम ड्रेन्स के जो नमूने हैं पोलियो से पाक पाए गए हैं। मुझे बताइएगा, क्या इस दफा कुछ हिकमत अमली में तब्दीली की गई थी? किस तरह से ये नताइज आए और फिर इसके बाद अब आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि हम सुकून से तो नहीं बैठ सकते कि अब पोलियो फ्री शहर हो गया है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, बाद की प्लानिंग में पूछूंगी। लेकिन इस दफा वाली कैंपेन में क्या आप समझते हैं, क्या चेंजेस किए गए जो आपको रिजल्ट इतना जबरदस्त मिला? जी, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप सब लोगों को भी और तमाम लाहौर के रहने वालों को भी। और हम वी ओव दिस टू आवर वर्कर्स जिन्होंने ये मेहनत की है और जिन्होंने हमें दोबारा से एक दफ़ा फिर वो खुशी दिखाई जो कि 2017 के बाद से गायब हो गई थी। मैं दो बातें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि एक तो ये कि पोलियो फ्री अभी नहीं कहना हमें, क्योंकि पोलियो फ्री का ये मतलब होता है पोलियो फ्री किसी भी जगह को डिक्लेयर करने के लिए कम से कम 3 साल उस जगह से अगर केस ना आए तो उसको WHO जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर करता है। तो ये अभी इट इज़ नॉट द टाइम फॉर सेलिब्रेशन या ये पोलियो फ्री वाली बात अभी नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं देखिए, ये एक कैंपेन की वजह से मुमकिन नहीं होता। ये आपको पे दर पे महीना हर महीने मेहनत करनी पड़ती है, अपने वीकनेसेस अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उन गैप्स को फिल करके मुसलसल मेहनत करनी होती है। हर कैंपेन में आपने मेहनत करनी होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक कैंपेन में आप मेहनत करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल हमें गौर करनी चाहिए कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि 5 ड्रेन्स के सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, अब इनको दोबारा नेगेटिव रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अब चूंकि एक माह रमज़ान की वजह से कैंपेन नहीं आएगी तो रमज़ान के फ़ौरन बाद वाली जो कैंपेन होगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन, लाहौर के तमाम जो वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मेहनत की, क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन कर गई थी क्योंकि चंद सालों से ये काफ़ी मेहनत करते थे लेकिन उसके बावजूद भी सैंपल्स नेगेटिव नहीं आते थे। तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बदली थी क्योंकि हर वर्कर जो है वो आपको पता है मेहनत के साथ काम करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्टीमेटली इनकी मेहनत का इनको सिला दिया है। और लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि इट इज़ नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट, इट इज़ द टाइम टू बिकम मोर कॉशियस। लाहौर के तमाम रहने वालों ने इसमें कोऑपरेट किया टीम्स के साथ, टीम्स को आइडेंटिफाई किया कहाँ पे टीम्स नहीं आ रही। लोगों की बड़ी पेशेंस है इसके अंदर, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी लाहौरियों से भी कि वो इसी तरह हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करें। हर माह आपकी टीम्स आपके पास अगर आती हैं और अगर नहीं आती तो उनकी निशानदही जरूर करें ताकि इस कौमी फरीजे में शामिल होकर। अच्छा कैप्टन उस्मान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या तरीकेकार होता है? अब कितनी देर बाद दोबारा आपने कहा रमजान के बाद पोलियो मुहिम शुरू होगी, कितनी मुहिम चलाई जाएंगी जिसके बाद कम से कम हम ये तसल्ली कर सकेंगे कि वाकई अब शहर में पोलियो का कोई केस नहीं है? कितनी देर इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जाता है और फिर आप किसी खत्मी नतीजे पर पहुंचेंगे? देखिए, असल में दुनिया में ये जो मामला देखा जा रहा है ये पूरे की पूरी कंट्री को देखा जाता है, पूरे मुल्क को देखा जाता है, क्योंकि आपकी ट्रैवल पॉलिसी जो है वो इससे एसोसिएटेड होती है। तो हमें लाहौर के अंदर हमारे डायनामिक्स इस तरह के हैं कि लाहौर में रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो शहर में आते हैं और शहर से जाते हैं, जिसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके ट्रांजिट पॉइंट्स हैं या जहाँ से लोग शहर में दाखिल हो रहे हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हमारी टीम्स जो हैं वो न सिर्फ मौजूद हों बल्कि उन पॉइंट्स पे आने वाले तमाम 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हूँ। ये सारा साल होता है काम, यानी कि ये किसी कैंपेन से एसोसिएटेड नहीं है, ये हर वक्त होना होता है ये काम। अगर इसकी हम अच्छी मॉनिटरिंग करते रहें तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि हम बाहर से अपने इस वायरस को शहर में ना आने दें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पोलियो फ्री डिक्लेयर होना है वो किसी शहर ने नहीं होना, वो हमारे मुल्क ने होना है और वो तभी पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान के अंदर 3 साल मुसलसल जो है वो पोलियो को कोई केस ना हो। पाकिस्तान में चूंकि हमारे शहर जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लाहौर शहर में पोलियो का वायरस दाखिल ना होने दें और अगर खुदा न खास्ता वो किसी भी हवाले से दाखिल हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट में उसकी निशानदेही हो जाए तो फिर उसकी ट्रांसमिशन को ब्रेक करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास कोई पोलियो का केस ना आए। तो ये जो कैंपेन्स के हवाले से आपने बात की, कैंपेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इन्वायरमेंटल सैंपल्स के से एसोसिएट करती है, यानी कि लाहौर में चूंकि इन्वायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे थे तो हमें हर महीने कैंपेन मिल रही थी करने को। अब जब इन्वायरमेंटल सैंपल्स ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आएंगे तो जारी बात है कि कैंपेन हर महीने नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी कैंपेन हम करें वो क्वालिटी कैंपेन हो। कैंपेन का ताल्लुक, कैंपेन करने का ताल्लुक इस बात से भी होता है कि हमारे जो नेबरहुड के अंदर शहर है उसके अंदर जो है वो पोलियो की सिचुएशन कैसी है।
तो पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो लाहौर के कैंपेन्स और लाहौर की नंबर ऑफ कैंपेन्स पे मैटर कर रही होती है। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि लाहौर में और इवन लाहौर डिवीजन के अंदर भी जितने भी पोलियो की कैंपेन्स चले उसके नतीजे में हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव रहे। और ये जो मेहनत इन्होंने की है इसमें सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन साथ ही साथ वी हैव टू बी अलर्ट फॉर फ्यूचर। और आइंदा के लिए भी हमें इस बात का एहसास करना है जो हमने क्वालिटी मेंटेन की है इस कैंपेन की या गुज़श्ता चंद उसको इसी तरह से बरकरार रखना है। कमिश्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाशुबा अब मेंटेन रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपने कुछ कर दिखाया है तो आगे के लिए अब आपको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। इस मुहिम को ज्यादा मौसर अंदाज में अच्छे तरीके से लेकर चलने की जरूरत है ताकि जो टारगेट आपने हासिल किया है आप उसको उसी तरह से आगे लेकर चल सके। नाज़रीन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो डिस्कस हम करने वाले हैं मोबाइल लंगर प्रोग्राम का आगाज हो गया है। अब ये प्रोग्राम क्या है? कहा तो ये जा रहा है कि किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। लंगर खानों का कयाम भी अमल में लाया गया था। अब ये मोबाइल लंगर प्रोग्राम किस तरह से मुख्तलिफ है, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि कोई भूखा नहीं सोएगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। सारे पाकिस्तान में एक जाल फैला देंगे, ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है और जिधर बच्चे गरीब फैमिलीज भूखा सोती हैं रात को। जब हम एक स्टेट जिम्मेदारी लेगी, घरों में खाना पहुँचाएगी, लोग जिस तरह लाइनों में खड़े होकर वो जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जब उनको रोटी मिलेगी तो अल्लाह की बरकत पाकिस्तान पे आएगी। ये मेरा ईमान है। हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का, उसके बावजूद जो अल्लाह का हमें हुक्म है कि हम उस रास्ते पे चलें, तो ये रास्ता कानून की बालादस्ती का रास्ता है और दूसरा इंसानियत का रास्ता है कि हम जिम्मेदारी। जी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मोबाइल जो है वो लंगर का प्रोग्राम बनाया गया है जिसपे ये भी कहा जा रहा है कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। शहरियों में 10,000 बॉक्स तकसीम किए जाएंगे। जी समरू साहब, कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये हुकूमत ने और जो प्राइवेट वेलफेयर ट्रस्ट है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, उनके इश्तराक से ये मंसूबा है बुनियादी तौर पर। और अभी फ़िलहाल लाहौर और फैसलाबाद 2 शहरों में इसका आगाज़ किया गया है और वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया है और इसके लिए लाहौर में 4 रूट्स मुकर्रर किए हैं, जिसका बुनियादी हदफ ये है कि इन इलाकों में ये वैन्स जाएंगी और वहाँ पर जाके रोज़मर्रा की बुनियाद पर लाहौर में 10,000 जो खाने के बॉक्सेस हैं वो तकसीम किए जाएंगे। और ये दोपहर का खाना होगा या शाम का खाना होगा, अभी इसकी तफसीलात मज़ीद जो है वो जारी नहीं की गई। फ़िलहाल इतना डेटा जो है जारी किया गया है। और इसके साथ जो रूट्स हैं, अगर वो मैं आपको बता दूं तो इसमें 4 रूट्स में एक ठोकर नियाज बेग से लेके दादा दरबार तक, मुल्तान चुंगी, मंडी स्टॉप, यतीम खाना चौक, चुबुर्जी। रूट नंबर 2 में जो है वो सर्कुलर रोड, रेलवे स्टेशन, 2 मोरिया पुल, बादामी बाग, जनरल बस स्टैंड, सब्जी मंडी, नियाजी चौक आता है। और रूट नंबर 3 जो है इसमें गढ़ी शाहू, कॉपर स्टोर, शालामार, दरोगावाला और शादीपुरा, इसी तरह लक्ष्मी चौक, मियो अस्पताल, शाह आलम मार्केट और दालगरां चौक, इन इलाकों में ये वैन्स जाएंगी और जाके यहाँ पे जो अफराद खाना अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें खाना तकसीम बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया। मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे। लंगर खानों का कयाम भी अमल में लाया गया था। डू यू थिंक कि वहाँ पर मौसर प्लान करके अगर आप चीज़ें अच्छे तरीके से कर दें? अब मैं इस तरफ आता हूँ। देखिए, बात यह है कि हुकूमत के पास ये डेटा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर या बड़े शहरों के अंदर पेशों की तकसीम क्या है। जब हुकूमत के पास ये डेटा ही नहीं है कि यहाँ पर जो अफराद रहते हैं उन्होंने कौन से पेशे इख्तियार किए हैं, वो दर्जी है, वो फैक्ट्री का मजदूर है, वो मैकेनिक है, वो स्टूडेंट है, वो मजदूर है, वो नौकरी करता है, वो कौन से किस शोबे से वाबस्ता है। जब हुकूमत के पास ये डेटा नहीं होगा तो हुकूमत मनसूबाबंदी नहीं कर सकती और हुकूमत को मनसूबाबंदी करने के लिए बुनियादी चीज डेटा चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अभी वजीर आज़म साहब ये कह रहे थे, आपने जो क्लिप चलाया उनका, कि हम ये चाहते हैं कोई फर्द भूखा ना सोए। आप ये क्यों नहीं चाहते कि कोई शख्स बेरोजगार ना रहे? एग्जैक्टली, कि वो अपना रोजगार कमाए। आप रोजमर्रा की बुनियाद पर उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करेंगे और उसको ये रियलाइज कराएंगे कि हम आपको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी नफ्स को जो है वो इत्मीनान और मुतमईन देंगे कि हम जो है ये काम कर रहे हैं।
तो मुझे सिर्फ बताइए, ये दिखाने के लिए कि इतने लोगों को हमने आज। अब बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये काम गलत है, आप रोटी मत दें, ये बात है ही नहीं। असल मुद्दा ये है कि हुकूमत मुस्तकिल रोटी फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी क्या कर रही है। कम से कम आप महंगाई कम कर दें ताकि हर कोई जो है। जब तक हुकूमत के पास डेटा नहीं होगा, मैं दावे से कह सकता हूं पंजाब हुकूमत के पास ये डेटा नहीं होगा कि लाहौर शहर के अंदर कितने लोग किस पेशे से वाबस्ता हैं, बिल्कुल सही, और उनको रोजमर्रा की बुनियाद पर कितनी आमदन होती है। बिल्कुल आप देखिए कि जब इस खित्ते के ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की तो वो क्या करते थे, वो डेटा जमा करते थे कि लोगों की, हत्ता कि वो ये भी तकसीम करते थे कि कौन सी कौम, कौन सी जात के लोग किस किस्म का पेशा इख्तियार करते हैं। तो आपके पास तो आज इस जदीद दौर के अंदर ये डेटा नहीं है। बस जल्दबाजी में ना क्रेडिट आपने जल्दबाजी नहीं है, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग प्लान नहीं करते और बस अपनी जात को मरकजा बनाकर अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए करते हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के साथ ताल्लुक होता है, इसका अवामी फलाह के साथ ताल्लुक नहीं होता। की जा रही है। सुमरू साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अपडेट रखने का ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। शहर के रमज़ान बाज़ारों की मैं बात कर रही हूँ। कई इलाकों में रमज़ान बाज़ार गैर फ़ाल हैं, तो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सोमरू साहब, रमज़ान बाज़ार से कभी शॉपिंग की है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं की? देखिए, रमज़ान बाज़ार का जो बुनियादी मकसद है ना, जो स्पिरिट है, वो ये है कि शहर के वो अफराद जो उन तबकात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो माली तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तहिकम नहीं होते, और उनको आवाम जो है वो रिलीफ फराहम, यानी आप माली तौर पे मुस्तहिकम हैं, माशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बात ये है कि वो उनको वहाँ पे रिलीफ मिला जाता है, हुकूमत उनको रिलीफ फराहम करती है। अब आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है? एक सेकंड, अभी तो अगली बात है। मुझे यकीन जानिए दुख होता है कि रमज़ान बाज़ारों में ख़ास तौर पर जहाँ पे सस्ता रमज़ान बाज़ार होते हैं, वहाँ पे लोग जो है वो बाहर 1800 सीसी गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर जाते हैं और सस्ती चीज़ें लेके आ जाते हैं, जिस पर हक उसका है जो मजदूरी करता है, जो गरीब आदमी है, जिसको सस्ती और रिलीफ कीमत के ऊपर जो है वो अशिया मिलती हैं, चाहे वो नहीं मिलती बाज़ दफ़ा, या कम मिलती हैं, या क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, लेकिन बहरहाल वो उनके लिए, ठीक है, वो अपने 1800 सीसी गाड़ी रखने के लिए, उसका पेट्रोल बर्दाश्त करने के लिए, ठीक कह रहे हैं, आई एग्री। आप रमजान बाजार जा रहे हैं, आपको तो 1 किलो से ज्यादा चीनी नहीं मिल रही। ठीक है, अब सुन लेना, एक आप रोज लेने चले जाएं, आप रोज लेने चले जाएं, आप क्यों इकट्ठा स्टॉक करके रखते हैं कि मैं 30 किलो चीनी लाके घर रख दूं? इतना टाइम किसके पास है? देखिए, बात यह है कि जब आपको रिलीफ फराहम किया जाता है या कोई आपको पैकेज हुकूमत देती है, तो उस पर फिर कोई ना कोई आपको भी कंप्रोमाइज करना होता है। देखिए, अब 30 रमजान बाजार लाहौर के अंदर लगे, जिसमें से 10 जो मॉडल बाजार थे उनको भी कन्वर्ट कर दिया आपने रमजान बाजार के अंदर। इन मॉडल बाजारों के अंदर आप देखिएगा कि आपको हर तबके के लोग मिलेंगे, लाजमी नहीं है कि वहाँ पे गरीब जाएगा, रिक्शा वाला जाएगा, मेरे पास 40 सेकंड है, आपने रमजान बाजार लगा दिए, खबर के मुताबिक बाजार गैर फाल हैं, क्या फायदा इनका? देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महज जो है वहाँ पर टेंट लगा के और आइडेंटिफाई करके बोर्ड लगाना काफ़ी नहीं है कि ये रमज़ान बाजार है, ये सस्ता रमज़ान बाजार है। वहाँ पर अशिया की फरहमी को यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? ज़िला इंतजामिया की ज़रूरी है, और उस इलाके के एमपीए की जिम्मेदारी भी है कि वो मुतलका हुकाम से इस बात की बाज़पुरस करे। चलिए जी, हमने हर रोज आपको रमजान बाजार की सूरत हाल से भी अपडेट रखना है, ताकि वाकई वो लोग जो के मुस्तहिक हैं वो वहां जाके शॉपिंग भी कर सकें, और अगर वहां चीजें कम हैं तो वहां प्रोवाइड भी की जाए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की खिदमत के हवाले से। ये वो इदारा है जो कि मुस्तहिक बच्चों के लिए दिल का इलाज जो है वो फराहम करता है। किस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर मैनेज की जाती हैं, मुस्तहिक बच्चों का इलाज मुआलजा यहाँ पर किस तरह से किया जा रहा है, कौन कौन से वो लोग हैं जो कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है कि आपने लोगों में शऊर भी बेदार करना है, लोगों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देनी है कि दिल के अमराज से किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाना चाहूँगी। फरहान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वॉलंटियर CEO पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का क़याम जो है ये कब अमल में लाया गया, क्या प्लान था, क्या सोचा गया, और फिर इसको किस तरह से लेके चला जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह। 2012 में जी हमने इस इदारे का क़याम रखा। इसका नाम पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है।
2010 में एक ज़ाती हादसा हुआ। मेरी छोटी साहबजादी कंजेनिटल हार्ट के साथ पैदा हुई। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी, वो तकरीबन 3 साल हमारे साथ रहीं। उस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि एक वो लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो बेशक फाइनेंशियल सपोर्ट हो भी तो तब भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हमने जी 2012 में जब इस इदारे का क़याम रखा तो 4 एरियाज़ पर फोकस किया। पहला है अवेयरनेस, कि शऊर लोगों में पैदा हो कि भाई एक सालाना 60,000 बच्चा पाकिस्तान में हर साल ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। दूसरा हमारा फोकस था जी कि जो ज़रूरतमंद बच्चे जिनके वालिदैन के पास उनकी हार्ट सर्जरीज़ के पैसे नहीं हैं, उनके हम इलाज करवाना शुरू करें, ये दूसरा काम था। तीसरा जी, हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत कम तादाद में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो बाहर के मुल्कों से हमने एक्सपर्ट्स को बुलाकर यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की। और अब ये सारी चीज़ें एक छत के नीचे हो जाएं, उसके लिए हम एक 150 बेड का बच्चों का हार्ट का हॉस्पिटल बना रहे हैं। ठीक है जी, 150 बेड का बच्चों का हार्ट का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। अब ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया, और ओवरऑल अगर हम शहर लाहौर में देखें, सहूलियात की बात करें तो उस तरह से कंपैरेटिवली सहूलियात नहीं। कितनी ज़रूरत थी इस हॉस्पिटल की? जी, इस वक्त जो तकरीबन हर साल ना जी 60,000 बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होता है, और 60,000 में से पूरे मुल्क में इस वक्त सालाना को तकरीबन हमारे पास 6 से 8,000 सर्जरीज़ और इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हर साल कम से कम 20,000 बच्चों को हार्ट की सर्जरीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इस वक्त बर्डन है डिज़ीज़ का, वो इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल में इस वक्त 14,000 बच्चों की लिस्ट है, और हमारे पास फैसिलिटीज़ चूँकि बर्डन ज़्यादा है इसलिए अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक ऐसा इदारा बना लें, जैसे कैंसर का एक इदारा है, उसके आने से कैंसर ख़त्म नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट लोकल कैपेसिटी बनना शुरू होगी। यही हमारा इदारा है जी। इंशाल्लाह इरादा है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बना लें जिसमें ना सिर्फ बच्चों की जो हार्ट सर्जरीज़ है वो हो सकें, बल्कि इनकी डॉक्टर्स की और नर्सेज़ की और बाकी पैरामेडिक स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके। सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये इनिशिएटिव तो ले लिया है, अब किस तरह से इस काम को मुकम्मल किया जाएगा, कितना टाइम दरकार है, आगे कुछ लोग इसमें अगर हिस्सा लेना चाह रहे हैं किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तकरीबन 9 साल से जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अचीव किया है मैं वो थोड़ा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। पहले साल अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने कोई 3 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर किया। एक बच्चे की सर्जरी पर उस वक्त तकरीबन 3.5 लाख का खर्चा आता था। आज ये खर्चा बढ़कर तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख रुपया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हम लोगों ने अल्लाह की मेहरबानी से और आप जैसे लोगों की जो सपोर्ट से और डोनर्स की सपोर्ट से 370 बच्चों को लास्ट ईयर ऑपरेट करवाया। सही। और अभी तक को तकरीबन हम 87 करोड़ रुपया यानी 870 मिलियन लोगों से इकट्ठा करके अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉज पर लगा चुके हैं। सही, और ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, वो लोग जो कि वाकई दर्द दिल रखते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आगे तो माशाल्लाह माह मुबारक की भी आमद है। किस तरह लोग रब्ता कर सकते हैं आपकी फाउंडेशन? जी, हमारी वेबसाइट है जी pchf.org.pk, या आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर सिर्फ इतना लिख दें चाइल्ड हार्ट, या इतना लिख दें बच्चों के दिल का मसला, या इतना लिख दें पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, तो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा। वहाँ पर एक डोनेट नाउ का ऑप्शन है। तकरीबन हर बड़े बैंक अकाउंट में हमारे ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है, सदक़े का अकाउंट अलग है। इसी तरह ऑनलाइन जो लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू डोनेट करना चाहें वो फैसिलिटी अवेलेबल है, ईजी पैसा की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमारा जी रिक्वेस्ट यही होगी कि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि इदारों को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह उन इदारों में से जिसका एक अपना शरिया बोर्ड है। तो शरिया बोर्ड जो कि SCCP की तरफ से हमने एक अपॉइंटेड शरिया बोर्ड के मेंबर जो SCCP में रजिस्टर्ड हैं, मुफ्ती साहब, वो हमारे बोर्ड पर हैं। तो जितना भी निज़ाम ज़कात का है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट है। इसका मतलब है जो भी ज़कात आप इस इदारे को देंगे वो इंशाल्लाह हम मुस्तहिक लोगों तक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक तो ये मैं चाहता हूँ ज़रूर जी आपके इदारे की तवज्जो से ये बात पहुँच जाए कि इदारों को ज़कात दें, और उसमें से ऐसे इदारे जो कि SCCP सर्टिफाइड हैं उनको ज़कात देना ज़्यादा मुनासिब। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें जब भी आप किसी इदारे को ज़कात दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं, इलाज मुआलजा अपने बच्चों का कराना चाह रहे हैं, किस तरह से आपके पैनल में शामिल हो सकते हैं? क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी पड़ती है? तरीक़ेकार उसका क्या है? हम पूरे मुल्क में जी इस वक्त तकरीबन 30 के करीब
बच्चों के हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे के दिल में सुराख कितना बड़ा है या है भी या नहीं है। तो एक तो उन तक हमारी रसाई अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौजूद है। ठीक है। तो एनी डिजर्विंग पेशेंट, यानी वो जो भी वालिदैन जिनके पास इस वक्त बच्चे को ट्रीट करवाने के पैसे नहीं है, वो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर ये बता दें कि जी हमें पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से हमारा रब्ता करवा दें। फिर हमारा फ़ोन नंबर है जी, फेसबुक पर हम एक्टिव हैं, इंस्टा पर एक्टिव हैं, कहीं पर वो इन्फॉर्मेशन भिजवा दें, व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं। एक चीज़ आप लोगों के लिए भी बड़ा चैलेंज बन जाती होगी कि आपने देखना है, मॉनिटर करना है कि आया फला बंदा मुस्तहिक है भी या नहीं, या आपके पैनल में वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो आती हैं किस तरह से इंश्योर किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। हम ना जैसे ही पेशेंट हमसे रब्ता करता है ना, तो उसकी एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं। भाई आपकी इनकम कितनी है, आपके पास सोना कितना मौजूद है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, यानी पूरी की पूरी एक निज़ाम है। फिर कुछ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सिस्टम ऐसे बने हुए हैं जो खुद ब खुद नंबरिंग कर देते हैं कि अगर ये एक मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑलरेडी बहुत कम है, तो वहाँ से नंबर जो है ना आउट ऑफ 10 शायद 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह एक नंबरिंग सिस्टम की बुनियाद पर सिस्टम हमें खुद बता देता है कि हमारे मुताबिक ये कितने % डिजर्विंग है। फिर हमारी अगली कोशिश होती है वालिदैन से ये कहें भाई आप जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं आप ज़रूर डालें। मिसाल के तौर पर 5 लाख का खर्चा तो हेल्प हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि हमने वो पैसा अपने ऊपर तो लगाना है, जो पैसा उनकी तरफ से आ रहा है वो किसी और बच्चे के ऊपर भी लग जाता है। आपने सही कहा, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट निज़ाम है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अच्छा फरहान साहब, ये कहिएगा उसके बाद भी फॉलो अप बच्चों का लेना पड़ता है? आपने जिस बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, टाइम टू टाइम उसका चेकअप वगैरह, ये सब चीज़ें इंश्योर की जाती हैं? जी हमारे जी पेशेंट की आपने हमारी शायद टैगलाइन देखी होगी, तो हम ये कहते हैं कि नॉट अ सिंगल CHD रिमेन अनट्रीटेड, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा जो दिल के आर्जे के साथ पैदा हो रहा है, ये हमारी ख्वाहिश है कि वो इंशाल्लाह अनट्रीटेड ना रहे। अच्छा, ये बच्चे अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि अगर टाइम पर इनका इलाज हो जाए तो उनको कंजेनिटल हार्ट का मसला फॉर लाइफ क्योर हो जाता है। यानी कि एक बच्चे के दिल का सुराख टाइम पर बंद हो गया तो फॉर लाइफ उसका दिल का सुराख का मसला हल हो गया। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है कि हर 6 महीने बाद फॉलोअप होना ज़रूरी है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन बच्चों का डेटाबेस, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 2400 के करीब फैमिलीज़ को हमारे इदारे ने सपोर्ट किया, तो इनका डेटाबेस अप टू डेट है। हमारे 6 महीने बाद हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ज़रूर आप जिस शहर में भी, हम आपका वहाँ के शहर में जो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे आपका एक फॉलोअप हो जाएगा। ठीक हो गया, सही। कोविड की वजह से हमने देखा कि सब कुछ बदला, बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का भी सामना रहा। क्या समझते हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना? जी सबसे पहली तो मुश्किल थी कि जी हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सर्जन्स हैं, वो लास्ट ईयर बस अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि उनमें से 1-2 लोगों को कोविड हो गया, उसकी वजह से हमें अपने सेंटर बंद करना पड़े। सही। तो पहला तो चैलेंज ये है कि जी हम सब लोग एहतियात करें। दूसरा चैलेंज है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो चैरिटी देना है ना, वो कोविड रिलेटेड इश्यूज़ पर देना शुरू कर दिया है, यानी पावर्टी पर, गुर्बत पर लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हालांकि ये मसाइल भी उतने ही बड़े हैं जैसे ये गुर्बत का मसला है। लास्ट ईयर के मैं आपको यूनिसेफ के नंबर बताता हूँ कि आम पैदाइश से ज़्यादा पिछले साल पाकिस्तान में बच्चे पैदा हुए हैं कोविड के दिनों में। तो पहले 50 से 55 हज़ार बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा होते थे, लास्ट ईयर 57,000 का नंबर है। हर 100 में से एक बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। तो उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि भाई कोविड के दिनों में अगर हम कोई भी चैरिटी करें तो उस चैरिटी को भी जहन में रखें जो कोविड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्रेडिबिलिटी डॉक्टर्स की भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम आपको लगता है कि अगर आप कम पैसों में इलाज करा रहे हैं या तो मुफ्त इलाज करा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा कि डॉक्टर हमारे उस लेवल के नहीं। आप इसको कैसे इंश्योर करते हैं? जी हमारा जी एक अपना सेंटर चल रहा है, UOLTH का एक सेंटर, जहाँ पर हमारे अपने सर्जन्स हैं, हमारे अपने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे अपने परफ्यूजनिस्ट हैं, ये पूरा का पूरा स्टाफ वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ट्रेंड स्टाफ है। ये सुपर स्पेशलिटी है, यानी कि जनरल सर्जन बनने के बाद आपको हार्ट सर्जन बनना है, फिर बच्चों का हार्ट सर्जन बनना है। इसी तरह बेहोशी का डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है, इसी तरह जो इंटेंसिव केयर का डॉक्टर है वो स्पेशलाइज्ड है। तो ये जब तक 8-10 लोग किसी एक टीम में नहीं आते, हम कहीं पर भी पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी शुरू नहीं कर सकते। सही। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वाकई इनके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों की तसल्ली भी हो जाए, जो लोग इलाज मुआवजा करा रहे हैं उनकी तसल्ली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फरहान साहब कोई मैसेज हो आपका देखने वाला? जी मेरी एक गुजारिश होगी कि जी रमज़ान का महीना आ रहा है, आप सब लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत सपोर्ट रही है, आप इस साल भी बढ़ चढ़ कर हमारे इदारे को जो भी खैरात, जो भी सदक़ात, जो भी ज़कात दे सकते हैं ज़रूर दीजिए, क्योंकि अब हमारे जो मिशन है, अभी तक
जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया 87 करोड़ रुपया लग चुका है। अब हमें अस्पताल बनाने के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए की ज़रूरत है। सही। तो अगर हमने 1 लाख पाकिस्तानी की कैंपेन मिसबा भाई के साथ बनाई, मिसबा भाई हमारे अभी तो गए हुए हैं साउथ अफ्रीका, अल्हम्दुलिल्लाह अब टीम भी अच्छा प्ले कर रही है, तो हमने वो भी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, उनको भी हमने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में साथ दें। और मैं आपसे बस यही गुजारिश करूँगा इदारे के तवस्सुत से कि भरपूर इस ज़कात के महीने में PCHF को याद रखें। 1 रुपये से लेकर 10 लाख 20 लाख 50 लाख जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है ज़रूर ज़रूर उन बच्चों के लिए दें जो बच्चे इस वक्त आप सब की ज़कात के मुंतज़िर हैं। ये एहतियात आएंगे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल टाइम पर बनेगा, हॉस्पिटल टाइम पर बनेगा तो पूरे मुल्क में जो अभी एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, आगा खान हॉस्पिटल के कुछ नंबर हैं जो कि हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि तकरीबन स्टिल 40% तक बच्चा जो है ना वो बाहर के मुल्क में जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में बच्चों की हार्ट की सर्जरी की उस तरह फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो ये मेरी आपसे इसमें कार खैर में जितने भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, हमारी भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी बच जाती है और आपकी पार्टिसिपेट करने से जहाँ पर इदारे को हेल्प होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ आपके दर्जात भी बुलंद होंगे, आपकी भी नेकियों में इजाफा होगा। तो इन कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी चाहिए। आगे तो माह मुबारक है, तो सभी लोग ज़कात देते हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फाउंडेशन को, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन जो है, इसको भी ज़रूर अपनी ज़कात में याद रखें और इस इदारे को भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए जहां पर हम देख रहे हैं एक बार फिर से लॉकडाउन की ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि केसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, अंदरून बैरून मुल्क फ़्लाइट्स जो हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। ट्रैवल एजेंसी से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलात अब बढ़ती चली जा रही हैं। खैर, इस पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एहतियात की, कुछ बात करते हैं SOPs को फॉलो करने की, दूसरे ममालिक में जाने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपके साथ शेयर करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड एंड ट्रैवल 92 अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों की मैक्सिमम रहनुमाई कर सकें जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना है। चीज़ें, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब ये तीसरी लहर में इस कदर शिद्दत आ गई है, हमारे सामने बहुत सारे ममालिक में हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने अगर ट्रैवल करना है, क्या क्या चीज़ें आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है हमें कि किन ममालिक में आप ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे कौन सी ऐसी जगह है जो आपके लिए ओपन है। अभी बिल्कुल रिसेंटली यूके ने भी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है, जो कि एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। हमारे हमसाया ममालिक जैसे कि इंडिया और दूसरे ममालिक, दीगर ममालिक हैं, उन्हें अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जबकि उनके पास शिद्दत भी कोरोना की हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल, हमसे ज़्यादा शिद्दत उनके पास कोरोना की है। ये हमारी सरकार की कोई हार्जा पॉलिसीज ऐसी हैं शायद, जिनकी वजह से हमें मुश्किलात हमारी मजीद बढ़ती जा रही हैं। दुबई भी उसी तरह से, जैसे हमारा वीज़ा बांधा है पाकिस्तान के लिए, बाकी ममालिक के लिए ओपन है। तो थोड़ी सी ये हमारी हार्जा पॉलिसीज़ के मसले मसाइल हैं जो कि अवाम को भी भुगतने पड़ रहे हैं। और जो मतलब आप विजिट वीज़ा पे भी दुबई नहीं जा सकते? दुबई का विजिट वीज़ा पाकिस्तान के लिए इशू हो ही नहीं रहा। ठीक है। नॉर्मली वो 10 में से 8 या 9 रिजेक्ट हो जाते हैं। एक आध को वीज़ा इशू करते हैं वो, जो कि पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। सही। और रीजन सिर्फ कोविड? रीजन सिर्फ वो कोविड ही बताते हैं, मगर रीजन जो हमें नजर आती है वो हमारी पॉलिसीज हैं, खारजा पॉलिसीज हैं, क्योंकि इंडिया में कोविड हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह यूके ने भी जब पाकिस्तान को ये रेड लिस्ट में शामिल किया है और विद इन 3 डेज उन्होंने हमें टाइम दिया कि 3 डेज में आप लोगों को ट्रैवल करवा सकते हैं। हमारे पास एयरलाइंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी पहले भी, जो यूके के लिए बैन है। सिर्फ एक आध थी PIA या ब्रिटिश एयरवेज, और 3 दिन में लोगों का जाना इंतहाई मुश्किल था। 500 पाउंड की टिकट लोगों ने 1500 पाउंड में ब्लैक में खरीद दिया, एयरलाइंस में जाके इवन के। अच्छा। एयरलाइंस में PIA जो कि हमें ये कहते हैं कि जी आप हम नेशनल कैरियर को सेल करें। हम नेशनल कैरियर, हम भी समझते हैं PIA को नेशनल कैरियर, मगर वो जितने भी ट्रैवल एजेंट्स या ट्रेड पार्टनर होते हैं उनको अपना नेशनल पाकिस्तान समझते ही नहीं है। ऐसी सूरत में जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है हमें टिकट सेल करने की, होता है कि PIA वाले सिर्फ कहते हैं कि जी आप हमारे ऑफिस में आके पैसेंजर डायरेक्ट। ये क्यों इम्पैक्ट जा रहा है? क्या हम जो कोविड को लेके इकदाम कर रहे हैं उन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन ममालिक को, जिसकी वजह से ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कोविड जो 3rd स्ट्रेन आई है, ये जो वेव है, ये शिद्दत के साथ आई है, पूरी दुनिया में आई है। मगर हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें मैक्सिमम जो वो टारगेट करते हैं वो पाकिस्तान को ही करते हैं।
जबकि दूसरे ममालिक से ट्रैवल हो रहा है। मैंने फिर वही अर्ज करूंगा, हमारे हमसाय ममालिक जैसे कि इंडिया है उसमें बहुत शिद्दत है, मगर वो ट्रैवल कर रहा है हर जगह के लिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मगर अब आइंदा देखने में ये आ रहा है कि जैसे जैसे ये वैक्सीनेट हो रहे हैं कंट्रीज, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल भी ओपन करेंगे और इन फ्यूचर यही होगा कि जो बंदा वैक्सीनेटेड है वो ही ट्रैवल करेगा। अच्छा, ये ऑप्शन जो है इसको आप कैसे देखते हैं एज ए ट्रैवल एजेंट, क्योंकि आप भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करते होंगे जिन्होंने बैरून मुल्क जाना होता होगा, ये ऑप्शन किस तरह देखते हैं? क्या बहुत जरूरी है? क्या सबको वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है? बिल्कुल, ये इसके बगैर आप इससे बच ही नहीं सकते हैं किसी सूरत में भी। सही। तमाम ममालिक में आप जहां भी जाएंगे आपको ओबियसली इसको फेस करना पड़ेगा, बिल्कुल, कोरोना को। मगर सबसे बेहतरीन चीज यही है कि आप खुद को, ये ऐसी चीजें आप जितनी मर्जी एहतियात भी कर लें, कहीं पर भी जरा सी भी लापरवाही कोताही हुई तो आपको पता नहीं होता। अच्छा, जहाँ पे पूरी दुनिया में देखने में आ रहा है कि लोग जो कंट्रीज हैं, जब आप किसी भी कंट्री में एंटर होते हैं तो वो आपको सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद करवाते हैं। पाकिस्तान में अब आने के लिए आपको कोरोना का टेस्ट ही नहीं करवाना पड़ता। अब जैसे कि पहले यूके स्ट्रेन आई थी, अब अफ्रीकन भी कोई पाकिस्तान में आ गई है। उसकी वजह यही है कि आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है वहां पर। ये सबसे बड़ी रीजन है, ये एक वो जो गैर यकीनी की सिचुएशन है ना, और दूसरे ममालिक में जो इम्पैक्ट है वो गलत भेजती है। क्योंकि आपने 72 आवर्स पहले टेस्ट करवाया होता है किसी भी जगह से आने के लिए। अब 72 आवर्स में आप किन लोगों से मिले हैं, कहाँ से आपको कोई ऐसा कॉन्टेक्ट हुआ है कि आपको हो गया है? ये अब किसकी लापरवाही हम कह सकते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की लापरवाही, सरकार की लापरवाही। स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपने अपने मुल्क का एक इमेज क्रिएट करना है पूरी दुनिया में। बल्कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो ममालिक जहां केसेस ज्यादा हैं उन पे वो पाबंदियां नहीं है जो हम पे लग रही हैं। रीजन यही है, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखिए कि पाकिस्तान, अच्छा अभी आप अगर एयरपोर्ट पे डिपार्चर और अराइवल का हाल देखें लाउंजेस का, तो आपको देख के आइडिया होगा वहाँ पे कोई SOPs की पाबंदी नहीं है। ये हमारे एयरपोर्ट का हाल है जहाँ से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस तरह से हम कैरी भी कर रहे हैं वहाँ से। अब आज जितने भी लोग आए हैं, कल भी आ रहे हैं, उनका टेस्ट ही कोई नहीं है। अब वो 72 आवर्स में टेस्ट लेके आए हैं वहाँ से, उसके बाद वो कहाँ मिले हैं? यानी हमारे एयरपोर्ट्स पर ये सहूलत नापैद है कि जो मुसाफिर आ रहे हैं उनका टेस्ट वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही वजह है एयरपोर्ट पे बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में कहीं भी पैसेंजर जाते हैं, उतरते हैं, वहां पे उनका सबसे पहले टेस्ट होता है, उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। कोविड के फैलने की एक बड़ी रीजन में तो ये भी बड़ी रीजन यही है, जो हमें बाहर से आ रहा है वो इसी तरह से आ रहा है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, उनको चाहिए कि कम से कम एयरपोर्ट की सूरत हाल को बेहतर करें, जहां से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर वाली सूरत हाल तो बाद में बेहतर आप करेंगे। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है कि मतलब दूसरे ममालिक से आ रहे हैं। जब बार बार जिक्र भी किया जा रहा है कि यूके से जो वायरस आया उसकी वजह से यहाँ पर शिद्दत हुई, उसके बावजूद आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं कि आप जरूरी नहीं समझे कि एयरपोर्ट पर टेस्ट की सहूलत होनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी कोताही, सबसे बड़ी गफलत, या फिर आप कोरोना के फैलाव की एक बड़ी वजह भी इसको करार दे सकते हैं। खैर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे तो वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे ट्रैवल एजेंट की मुश्किलात के हवाले से भी, हालात हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं इस पर भी हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, इस तमाम सूरत हाल में ट्रैवल एजेंट्स को किन मुश्किलात का सामना है? जी, ट्रैवल ट्रेड जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस रेवेन्यू जो जनरेट करती है गवर्नमेंट के लिए, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी कोई भी मुश्किलात आती हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल साइड पे हो जाती है, इनको बिल्कुल लावारस खड़ा कर देती है एक साइड पर। अच्छा, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए। अगर इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है आपकी ट्रैवल एजेंसियां, तो फिर बिल्कुल एक साइड पे लगा देना, ये तो समझ से बाहर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ज्यादती है जिसका हम बार बार जिक्र भी करते रहते हैं, और तमाम अपने जितने भी ट्रैवल के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे भी हम इसका एहतजाज और आवाज़ उठाते रहते हैं, मगर उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं इसको सपोर्ट किया, ना कुछ इसके लिए कर रहे हैं, उल्टा मुश्किलात ही खड़ी करते हैं। वो टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए हुए हैं ट्रैवल पे भी, उन्होंने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल एसोसिएशन, इतने ज़्यादा टैक्सेस उन पर भी लग चुके हुए हैं कि अब इन हालात में आप मैनेज किस तरह से कर रहे हैं? आपने टैक्स भी देने हैं, आपको अपने मसाइल का भी सामना है। पूरी दुनिया में रिलीफ मिल रहा है, मुख्तलिफ बिजनेस को, मुख्तलिफ ये जो ट्रैवल ट्रेड है इनको भी रिलीफ मिल रहा है, मगर पाकिस्तान में मजीद उन्होंने कोविड के आने के बाद भी 3 से 4 टैक्सेस ऐसे लगा दिए हैं कि वो देने से कासिर हैं। जब वो कमाई कुछ नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, काम ही कोई नहीं चल रहा, तो वो कहाँ से पे करेंगे, जिसका एहसास ही नहीं है बिल्कुल भी इस गवर्नमेंट को। बिल्कुल, और इसकी वजह से देखें आपकी मुश्किलात कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। खैर, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सफ़र अभी कोविड की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा आसान है, आप टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सफ़र कर सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल है ना, कुछ लोग खौफजदा हो जाते हैं कि आपको अगर फला मुल्क में जा रहे हैं क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो वो एक खौफ की इलामत बना हुआ है। जहाँ पर पूरी दुनिया बंद है वहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है तुर्की को।
तुर्की ने इस पूरे पेंडेमिक में अपने आप को ना कैद किया, ना उसने बंद किया, कोई ट्रैवल अपना ना कुछ और, तमाम दुनिया ट्रैवल तुर्की ही कर रही है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने अच्छे एसओपीज के साथ उन्होंने इंतजाम किए हुए, वीजा भी इजीली वो इशू कर रहे हैं और लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अदरवाइज तो पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है, मगर तुर्की को हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर दुबई था, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि वो आजकल वैसे ही हमारे उस मसले मसाइल में नहीं चल रहा। अदरवाइज मालदीव है, वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, श्रीलंका ओपन हो चुका हुआ है। और इसके अलावा जो है कि अभी अब आने वाले डेज में सुना है कि जैसे जैसे ये वैक्सीनेटेड होती जाएंगे कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे, मगर अभी सिर्फ तुर्की ही है एक जो बेस्ट प्लेस भी गिनी जा रही है जाने आने के लिए। कंडीशन क्या आगे आप देख रहे हैं कि बहुत लाजमी होती जाएगी कि सिर्फ वही लोग बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे जिनकी वैक्सीनेशन होगी? बिल्कुल यही होगा और ये होना भी चाहिए, सही, क्योंकि इसके बगैर तो देखें आप भी महफूज नहीं है, दूसरे भी महफूज नहीं जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। बार बार पूछने का भी ये है कि कम से कम जो लोग ट्रैवल करने का प्लान रख रहे हैं, जो लोग आना जाना चाहते हैं, उनको इस चीज को इंश्योर कराना है। एक दफा वो वैक्सीन लगवा लेंगे, उसके बाद वो बार बार इस हैसल से बच जाएंगे कि आपने अभी जाने से पहले आपने 72 आवर्स में टेस्ट करवाना है, फिर वहां उतर के आपने टेस्ट करवाना है, फिर आने से पहले आपने 72 आवर्स में टेस्ट करवाना है। सही। तो लिहाजा एक दफा आप अपना खुद को आपने वैक्सीन लगवा ली तो आप एटलीस्ट इस मुश्किल से बच जाएंगे और आप भी महफूज हैं, दूसरे भी महफूज हैं और खुदा ना खास्ता कहीं पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस जो होते हैं कोविड के वो कम हो जाएंगे। खैर एक और चीज़, उम्रा बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम जो शो किया बताया कि रिस्ट्रिक्शन है, आप ज़्यारतों पे उस तरह से नहीं जा सकते, कुछ आसानी हुई है कि मजीद मुश्किल? उम्रे के लिए न्यूज़ तो ये आई है कि वो भी उन्होंने भी अलाउ कर रहे हैं कि जो वैक्सीन लगवा लेंगे वो उम्रा भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है, कह दिया उन्होंने अपनी लोकल जो उनके लोग हैं उनके लिए तो कर दिया है कि जो वैक्सीनेटेड हैं, जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो उम्रा भी करेंगे, हज भी करेंगे। मगर वो बाकी कंट्रीज की भी यही पॉलिसी ला रहे हैं कि जो भी करवा लेगा वैक्सीन लगवा के ही बंदा ट्रैवल कर सकेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप जा सकें। चीज़ों को महदूद रखा गया, अभी महदूद रखा गया, फिलहाल महदूद है, मगर ये आफ्टर जैसे 17 मई से वो अपनी एयर स्पेस ओपन कर रहे हैं रमजान के बाद। ठीक है, 17 मई तक वहाँ पे पाबंदी है ट्रैवल की, कोई उनकी टोटल एयर स्पेस बंद है, कोई वहाँ जा नहीं सकता। 17 मई से वो भी जो पाबंदियाँ नरम कर देंगे और ओबियसली वो यही पॉलिसी लेके आएंगे कि अगर आप वैक्सीन लगवा चुके हैं तो आप जरूर ट्रैवल करें वहाँ के लिए। बिल्कुल। हज के लिए कोई प्लान? हज के लिए भी प्लान यही आएगा। ठीक है, उसमें भी वो लिमिटेड सा करेंगे और जो सुनने में आ रहा है कि वो कहेंगे जी 20 ईयर से लेकर 50 तक आप हज कर सकते हैं। अच्छा। जो अभी तक इंफॉर्मेशन है, मगर मजीद सूरत बेहतर होती है तो मजीद उसको भी वो लीनियंट करेंगे लाज़मी। सही, यानी इसके लिए अभी आगे जाके जो है मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी रमजान के बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही। मुझे अब ये बताइएगा, आगे ईद की आमद है, बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक से आते हैं, यहाँ से लोग जाते भी हैं बाहर ईद मनाने के लिए भी। अब मुझे बताइएगा क्या आप चैलेंजेस देख रहे हैं खास तौर पे पाकिस्तान को लेके, जो चीज़ें साथ जुड़ी हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, उन पे काम करना है ताकि ये ट्रैवल को कम से कम आसान बनाया जाए। 7 साल का सबसे पीक सीजन होता है कि लोग रमजान में ईद के लिए अपने कंट्रीज में, और पाकिस्तान में इतने बेतहाशा लाखों की तादाद में लोग वापस आते हैं ईद करने अपने प्यारों के साथ। ऐसे ही। मगर जो सूरत हाल मैंने आपसे बयान किया एयरपोर्ट की, अगर यही सूरत हाल रही तो शायद ये भी बंद हो जाएगा, लोग आएंगे भी नहीं, आना भी बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बाहर से देखें वायरस आता रहेगा फिर बार बार। बिल्कुल। एटलीस्ट इन्हें कम से कम एयरपोर्ट की सूरत हाल को बड़ी सख्ती से मॉनिटर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि उसको बेहतर करें, वहाँ पे लोगों को लाजमन वो कोरोना टेस्ट करें, उसके बाद उन्हें वो फ्री करते हैं। विद इन 24 आवर रिपोर्ट आ जाती है, वो फोन पे इतला कर देते हैं कि बजाय कि एक बंदा आके पूरी दुनिया में फिर रहा है, पाकिस्तान में जगह जगह फिर के उस कोविड को फैला रहा है, तो एटलीस्ट वो 24 आवर में पता तो चल जाएगा ना उसको। चलिए जी, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम वक्त है क्योंकि माह मुबारक भी शुरू होने को है, तो यही वो टाइम था कि जब हम ये चीज़ें डिस्कस करें कि एयरपोर्ट पर जो एक सहूलत का होना बहुत ज़रूरी है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, उसको अच्छी तरह से आपको जो है रिवाइव करना है और SOPs कम से कम एयरपोर्ट पे अगर आप यकीनी बनाएंगे तो बहुत हद तक कोरोना के फैलाव को दूसरे ममालिक से जो मुसाफिर आ रहे हैं उनके थ्रू जो हम देख रहे हैं कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। ये वो इकदाम हैं जो कि वक्त की अहम ज़रूरत बन चुके हैं। नवीद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं जो कि सफ़र करने वालों के लिए भी हेल्प हो जाती है और साथ जो इशूज़ हैं उनको भी हाईलाइट हम इसी तरह से कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी अपडेट हमारे पास आई है मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 अमवात हो चुकी हैं। हालात इंतहाई जो है वो तशवीशनाक होते चले जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर जिसमें शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ देखी जा रही है। 24 घंटों के दौरान 16 कीमती जिंदगियां कोविड निकल चुका है। 1206 नए मरीज जो हैं उनकी भी तस्दीक हुई है। फैलाव में शिद्दत आती चली जा रही है। जाहिद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपडेट क्या है जाहिद साहब?
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसमें हर गुजरते दिन के साथ जो है वो शिद्दत आ रही है और इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1206 नए मरीज जो है उनकी शहर में तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ 16 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और अस्पतालों में जो रश है मरीजों का वो भी बढ़ रहा है। 743 जो मरीज हैं इस वक्त वो अस्पतालों में कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं और जिनमें से 221 की हालत शीशनाक है। और इस वक्त जो अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड हैं अब वो जो है वो भर चुके हैं। 90% तक जो है वो अब जो गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी है। बहुत कम गुंजाइश अब बाकी है अस्पतालों में और अभी तक फिलहाल उसमें कोई इजाफा नहीं हो सका। ठीक है जाहिद साहब, आपका शुक्रिया। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन केसेस के बढ़ते हुए अस्पतालों में गुंजाइश जो है बेड्स की, मरीजों को सहूलियात फराहम करने की उस तरह से नहीं बढ़ाई जा रही जिस तरह से वक्त की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात के अलावा हल कोई नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ अस्पतालों की सूरत हाल बताई, दूसरी तरफ आपको केसेस बताए, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो आप लोग कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव क्या है। हमारे रिपोर्टर हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन बताइएगा, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी सब्ज़ी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो बेशतर जो सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम रही हैं। इसके साथ साथ अगर आलू और प्याज की बात की जाए तो उनकी कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए फूल गोभी की और छोलिया की तो उनकी कीमतों में मामूली कमी हुई है। जैसा कि जो आलू नया है वो 43 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ है 3 रुपये इजाफा के बाद। इसके साथ जो टमाटर है वो 3 रुपये इजाफा के बाद 51 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। अगर फूल गोभी की बात की जाए तो वो 3 रुपये कमी के बाद 35 रुपये फ़ी किलो। छोलिया की बात की जाए तो वो 5 रुपये कमी के बाद 37 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मेथी, बैंगन, लहसुन और अदरक की तो वो उनकी कीमतें भी मुस्तहकम रही हैं और बिलतरतीब 38, 40, 90 और 310 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर बात की जाए बेशतर सब्जियों की तो उनमें मिर्च, लीमू, शलजम, मूली, गाजर और जो खीरे की कीमतें हैं वो मुस्तहकम रही हैं। बड़ी तादाद है शहरियों की जिन्होंने सब्जी मंडी का रुख किया हुआ है और यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो ठीक है। हसनैन थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों के रेट बताए। मीट रेट्स क्या हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं मीट रेट शेयर करूँ आगे बढ़ते हैं। जी हम सेगमेंट्स में मीट रेट्स आपके साथ शेयर करने वाले थे। मीट रेट्स क्या है, ज़ेनिथ शॉप के रेट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जी बीफ पर केजी यहाँ अगर आप जाएंगे 450 रुपये किलो में मिलेगा। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपीज़ पर केजी पे। मटन पर केजी आपको मिलेगा 1350। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1650 रुपए किलो में। अब जी चिकन के रेट क्या हैं? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 223 रुपए में अवेलेबल है। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 323 रुपए में। मीट रेट के बाद हमारे पास हैं जी एग रेट्स। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप अंडे किस कीमत पर खरीद सकते हैं? सबसे पहले आ जाती है हमारे पास रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप खरीद सकते हैं अंडे 166 रुपए दर्जन में। इसके बाद अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए 2 रुपए की बचत के साथ 164 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास गोरमे के रेट, और गोरमे के रेट क्या है? 165 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास तमाम तर रेट्स जो कि आपके साथ शेयर कर दिए हमने। सब्जियों की कीमतें भी आपको बता दी हैं, मीट रेट्स भी आपके साथ हमने शेयर कर दिए, और इसके बाद एग रेट्स क्या हैं वो भी कर दिए। तो आज का बजट आपको अपना डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। अब शामिल कर लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा। अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।